हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी फर्स्ट ईयर। सेम है आपका सेकंड, कोड है आपका 2001 और या ये 201 भी कहीं लिखा होता है। एक्ट आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस सेकंड, जिसको हम विधि शास्त्र द्वितीय कहते हैं। विधि शास्त्र विधि शास्त्र द्वितीय कोई दूसरा एक्ट नहीं होता है, एक ही एक्ट होता है। आधा पार्ट इसका सेम वन में आ जाता है, आधा पार्ट सेम सेकंड में आ जाता है, तो इसलिए पार्ट वाइज इसे सेकंड कह देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आने की जो संभावना है 80% है। 20 नंबर 10 नंबर दोनों फॉर्मेट में आता है। और अब से पहले मैं क्वेश्चन 1 2 3 और भी क्वेश्चन 11A और 11B आपके करा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे एसएमएस करके हमसे पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, या आपका कोई डाउट है तो आप हमसे बात कर सकते हो व्हाट्सएप एसएमएस करके। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन का जो हेडिंग रहेगा, जो टाइटल रहेगा, वो है वैध अधिकार की परिभाषा। ठीक है। वेरी इंपोर्टेंट है, पुनः बता देता हूं। अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में चलने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वैध अधिकार की परिभाषा कीजिए तथा उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिफाइन लीगल राइट एंड एक्सप्लेन इट्स वेरियस काइंड। उत्तर है हमारा वैध अधिकारों की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लीगल राइट। प्रमुख विधिवेत्ताओं ने वैध अधिकार की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। जो वैध अधिकार है हमारे लीगल राइट्स जो होते हैं उसको काफी विधिवेत्ताओं ने व्यक्त किया है। कुछ उसके समर्थक हैं, कुछ उसके आलोचक भी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ह्यूबर्ट के अनुसार अधिकार एक व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्ति को कुछ करने या न करने के लिए बाध्य कर सकता है। अधिकार यानी कुछ अधिक। पहले तो ये समझ लेते हैं, एक होता है हमारा कर्तव्य और एक होता है हमारा अधिकार। इसमें अक्सर क्या है, लोग समानता समझते हैं और एक दूसरे जैसे आपस में एक जैसे ये लगते भी हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, अलग अलग होते हैं। अधिकार क्या होता है, जैसे कोई माँ है, माँ अपने पुत्र पर जिस प्रकार से अधिकार जताती है, ठीक है, उसको डांटने का, उसे कपड़े पहनाने का, उसे प्यार करने का, उसकी शादी ब्याह करने का, ये क्या है, एक अधिकार है। और कर्तव्य क्या है, ये अधिकार है। कर्तव्य है उसको पढ़ाना, ठीक है, उसको किसी अच्छे व्यवसाय की नॉलेज दिलवाना, उसका ट्यूशन लगवाना, उसके कपड़े लत्ते धोना, उसको खाना बना के देना, ये क्या है, कर्तव्य है माँ के। ठीक है, उसे अच्छी अच्छी शिक्षा देना। और अधिकार क्या है, अपने जो बेटे हैं उनसे अपना कोई कार्य करवा लेना या उन पर अपना हक जताना। ठीक है, ये अधिकार की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और भी काफी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन थोड़ी सी भिन्नता है, लेकिन है दूसरे से अलग अलग, लेकिन लगते एक जैसे हैं। आगे चलते हैं। अधिकार एक व्यक्ति की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्ति को कुछ करने या न करने के लिए बाध्य कर सकता है। जैसे कोई अब अधिकार की ही बात ले लेते हैं। जैसे एक मकान है, ये मकान ए है और इसका जो मालिक है वो है बी। ठीक है, और इसमें कोई कमरा है, इसको मकान का नाम छोड़ देते हैं, इसे यहां पे लिखते हैं मकान। और ये ए नाम के किसी व्यक्ति ने किराए पर ले लिया है। अब अधिकार क्या है, बी के पास है। भाई कमरा तो आप ले लोगे, लेकिन मालिक के जो नियम होंगे, जो विधि होंगी, उनके अनुरूप आपको चलना होगा। और मालिक जैसा आपको नियम बताएगा उसी के अनुरूप आपको वहां पर रहना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, उसके अधिकार हैं। कुछ करने या न करने के लिए बाध्य कर सकता है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था। और विधि के लिए कुछ और चीजें होती है। ठीक है, वह ऐसा स्वयं अपनी शक्ति द्वारा नहीं करता बल्कि एक तीसरे पक्ष की शक्ति से करता है। उसी प्रकार से हम विधि का पालन करते हैं, विधि को लागू करते हैं। विधि हमें कुछ अधिकार देती है, लेकिन वो कौन देती है, विधि कौन बनाता है, विधायिका बनाती है। भाई ये ए है, सॉरी ये बी है,
और ये ए है। इन दोनों के बीच जो कानून लगा या अधिकार लगा, भाई ये जो अधिकार इसके ऊपर लगाएगा ये भी क्या होगा, विधि के अनुकूल होंगे। और विधि किसने बनाई है, तीसरे पक्ष विधायिका ने। ठीक है, याद रखना भाई, बी गैर कानूनी कोई काम नहीं करेगा, और इस पे जो ए है, सॉरी ए कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा, बी ए के ऊपर ऐसे अधिकार लगाएगा जो विधि के अनुकूल हो। और विधि ना तो बी ने बनाई है ना ए ने बनाई है, किसने बनाई है, तीसरे व्यक्ति ने। ठीक है, बल्कि एक तीसरे पक्ष की शक्ति से करता है। यदि ऐसा तीसरा पक्ष ईश्वर है तो अधिकार देवीय कहलाएगा। ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया था। और यहां पर कह रहे हैं अगर तीसरा पक्ष कोई देवी ईश्वर है तो वो देवीय कहलाएगा। यदि तीसरा पक्ष सामान्य रूप में जनता है तो अधिकार कहलाएगा। ठीक है, और यदि तीसरा पक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाले राज्य हैं तो अधिकार विधिक कहलाएगा। ठीक है, अगर ईश्वर है तो देवी कहलाएगा, देवीय अधिकार है। ठीक है, और सामान्य रूप में है, और जनता द्वारा है तो वो क्या है, अधिकार है। ठीक है, और वो कैसा अधिकार है, नैतिक अधिकार। ठीक है, अधिकार तो ये भी है, ये देवी अधिकार, ये नैतिक अधिकार। और तीसरा है हमारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में है। ठीक है, तो वो क्या है, और राज्य के द्वारा है तो वो क्या है, हमारा विधिक है, यानी विधि कहलाएगा। दोबारा से समझ लो, अगर ईश्वरीय है तो देवी अधिकार कहलाएगा। ठीक है, अगर सामान्य रूप में जनता के द्वारा है तो वो अधिकार कहलाएगा नैतिक अधिकार। ठीक है, प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष रूप से है और तीसरा व्यक्ति राज्य है तो वो विधि या विधिक कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हॉलैंड के अनुसार विधिक अधिकार एक ऐसी शक्ति है जो किसी प्रशासकीय व्यक्ति में राज्य की सत्ता और उसकी सहायता द्वारा निहित है और जो दूसरे व्यक्ति के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। सामंत के अनुसार, सामंत ने भी अपनी एक परिभाषा दी है। सामंत के अनुसार एक कानूनी अधिकार वैध न्याय के नियम द्वारा मान्य एवं संरक्षित एक हित है। यह ऐसा हित है जिसका आदर करना कर्तव्य और अवहेलना करना अपकार है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन थी। अभी आज एक स्टूडेंट का एसएमएस आया था और उसने फिर हमसे कॉल पे बात की थी। उसने बोला था कि सर क्या हम क्वेश्चन के आंसर को अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ आप कर सकते हो। और उसने फिर बोला कि हम सर डेफिनेशन जो होती है क्या नेशन जो होती है क्या उसे हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो मैंने उससे बोला डेफिनेशन को कभी भी आप अपने शब्दों में नहीं लिख सकते हो। जिस प्रकार से हमारे नारे होते हैं, जिस प्रकार से हमारे सूत्र होते हैं, उसी प्रकार से जो डेफिनेशन होती हैं ये बिल्कुल सटीक होती हैं। इसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते हो। हाँ, एक आध वर्ड ऐसा हो जिसका आपका एक शब्द के कोई अलग अर्थ निकलता हो या उसका कोई अलग मीनिंग हो, तब उसमें आप कोई फेरबदल कर सकते हो। ठीक है, और अलग अर्थ निकलने का मतलब ये नहीं है कि जैसे उसका कुछ और अर्थ निकलता हो। अर्थ का मतलब है जैसे हम एक शब्द की दूसरी मीनिंग निकाल लेते हैं हिंदी में, जैसे ठीक है, जैसे अच्छा, उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, इस प्रकार से दूसरा अर्थ निकलता हो। तो आप उसमें जैसे एक शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन उसको हम दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं या दूसरा उसका अर्थ भी लगा सकते हैं, तो आप उसमें शब्दों का फेरबदल कर सकते हो। अन्यथा डेफिनेशन में आप फेरबदल नहीं कर सकते हो और थ्योरी में आप फेरबदल कर सकते हो। आगे चलते हैं। वैध अधिकार के भेद, काइंड्स ऑफ लीगल राइट। सामंत के अनुसार विधिक अधिकार निम्नलिखित हैं। पूर्ण और अपूर्ण अधिकार, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट। पूर्ण अधिकार वह अधिकार है जो कानून द्वारा मान्य और लागू होता है। पूर्ण अधिकार जो विधि के द्वारा लागू होता है उसे पूर्ण अधिकार कहते हैं। अपूर्ण अधिकार वह अधिकार है जो कानून द्वारा मान्य तो है किंतु उसे लागू नहीं किया जा सकता।
पूर्ण अधिकार को न्यायालय में वाद के लिए योग्य बना सकते हैं, वहीं अपूर्ण अधिकार को नहीं। जो पूर्ण अधिकार होते हैं उसके आधार पर आप वाद ला सकते हो। अगर अपूर्ण अधिकार है और उसका कोई हनन होता है तो उसके जरिए से आप न्यायालय में वाद नहीं ला सकते हो। सेकंड पॉइंट है आपका सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार, पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट। एक बात और याद रखना, एग्जामिनर आपसे स्पेशल ये एक पॉइंट लिख देगा वहां पे, पूर्ण और अपूर्ण अधिकार बताइए, तो ये आपको 5 नंबर में बता सकता है, सॉरी 5 नंबर में दे सकता है, आपको वहां पर इसे लिखना होगा, या वो पूर्ण और अपूर्ण अधिकार में अंतर बूझ सकता है। ध्यान रखना इस बात को, इस प्रकार से सेट कर सकता है। और इन चीजों को मैंने आगे और कराया है, इनके डिफरेंस। अब देखते हैं सकारात्मक और नकारात्मक अधिकार। एग्जामिनर इसे रख सकता है 5 या 4 नंबर में, और 10 नंबर में इनके अंतर पूछ सकता है। सहवर्ती कर्तव्य के आधार पर अधिकार सकारात्मक तथा नकारात्मक हो सकते हैं। एक सकारात्मक अधिकार का सहवर्ती सकारात्मक कर्तव्य तथा नकारात्मक अधिकार का सहवर्ती नकारात्मक कर्तव्य होता है। अगर तुम सकारात्मक कार्य करोगे तो वो सकारात्मक कर्तव्य कहलाएगा, अगर आप नकारात्मक अधिकार के जरिए से कोई गलत कार्य करते हो तो वो नकारात्मक कर्तव्य कहलाता है। स्वामित्व का अधिकार नकारात्मक अधिकार है, क्योंकि इसमें दूसरे के द्वारा हस्तक्षेप न करने का कर्तव्य आरोपित है। मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार स्वीकारात्मक अधिकार है, क्योंकि इसमें दूसरे के द्वारा मुआवजा देने का कर्तव्य निहित है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, साधारण शब्दों में और साधारण अर्थ में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, लोकलक्षी और व्यक्तिलक्षी अधिकार। राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। लोकलक्षी और सार्वभौमिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो सारे संसार के विरुद्ध लागू होते हैं, जबकि व्यक्तिलक्षी अधिकार केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के खिलाफ लागू होता है। एक बात याद रखना, ये जो लोकलक्षी अधिकार होते हैं इसे सार्वभौमिक अधिकार भी कहते हैं। अगर एग्जामिनर ये कह दे सार्वभौमिक और व्यक्तिलक्षी अधिकार को बताइए तो आप परेशान ना होना, तो लोकलक्षी को ही सार्वभौमिक अधिकार कहते हैं। और एक बार समझा देता हूं, लोकलक्षी और सार्वभौमिक अधिकार वह अधिकार होता है जो संसार के विरुद्ध लागू होते हैं, जबकि व्यक्तिलक्षी अधिकार, भाई लोक यानी संपूर्ण जन समुदाय के लिए। लोक का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण जन समुदाय, उसमें कोई जाति धर्म वर्ग किसी का कोई अंतर नहीं होता, सभी के लिए। व्यक्तिगत मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए, ठीक है, जबकि व्यक्ति लक्षी अधिकार केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के खिलाफ लागू होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक व्यक्ति में जैसे एक व्यक्ति के ऊपर लगा तो उसका पूर्व, जैसे उससे संबंधित कोई परिवार है या उसका कोई समुदाय है, छोटा सा ही मतलब व्यक्तिलक्षी अधिकार। इसमें समुदाय का मतलब ये नहीं है कि पूरी किसी कास्ट को, मतलब एक छोटे स्तर पर कोई व्यक्ति है और उससे संबंधित है एक दो व्यक्ति, तो वो व्यक्तिलक्षी अधिकार में ही आ जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति का अपने मकान में रहने का अधिकार लोकलक्षी अधिकार है, क्योंकि संसार के सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि वे मकान के उक्त अधिकार में हस्तक्षेप न करें। अब लोकलक्षी अधिकार कैसा होता है, भाई समाज में तो काफी घर होते हैं, ठीक है, कोई शहर में, किसी गांव में, किसी कस्बे में बहुत सारे घर होते हैं। अब ये क्या है, लोकलक्षी अधिकार। लोकलक्षी अधिकार का मतलब क्या है, समाज का, या लोक माने होता है जन समुदाय, भाई सभी हैं, लेकिन इसमें लोकलक्षी मतलब किसी एक का अपना घर है, इसका अपना है, और सभी के अपने अलग अलग घर हैं। ठीक है, तो ये लोकलक्षी अधिकार है किसमें, इस जन समुदाय के अंतर्गत सभी का अपना लोकलक्षी अधिकार है। लेकिन है क्या, लोक मतलब सभी ग्रुप के अंदर, भाई सभी के घरों अलग अलग हैं, लेकिन इसमें क्या है, लोकलक्षी अधिकार। आगे चलते हैं, कर्तव्य कि वे मकान मालिक के उक्त अधिकार में हस्तक्षेप न करें। और ये देखो पास में ही रहते हैं, लोग हैं, जन समुदाय, कोई जाति धर्म वर्ग कोई भी व्यक्ति इसमें रह सकता है इस ग्रुप में। ठीक है, लेकिन एक दूसरे के घर में या एक दूसरे के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ना उसके घर में हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, लेकिन रहेंगे क्या, एक संग एक साथ। और आगे चलते हैं, किसी महाजन का कर्जदार से कर्ज वसूल करने का अधिकार व्यक्तिलक्षी है। और यहीं पे अब ये कोई व्यक्ति है, अभी एक बात ध्यान रखना, इसमें जैसे मैंने बोला था कोई समुदाय
या कोई परिवार इसमें शामिल है। जैसे महाजन है, महाजन जब किसी को कर्ज देता है तो कर्ज वसूलने का उसका अधिकार है, तो वो कैसा अधिकार है? व्यक्ति लक्षी अधिकार। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। दोनों ही तरफ से ये व्यक्ति लक्षी हो गया, ये महाजन हो गया, ठीक है, बी, और ये हो गया कर्ज लेने वाला। अब परिवार से इसे अटैच करते हैं। जैसे ए है कर्ज लेने वाला, इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं भाई वो उस कर्ज को पटाने के लिए जिम्मेदार हैं। अगर इधर महाजन की मृत्यु हो जाती है तो महाजन के उत्तराधिकार उस कर्ज को प्राप्त करने के उत्तराधिकारी हैं, हक कहता है। तो यहां पर व्यक्तिलक्षी मतलब किसी एक व्यक्ति से संबंधित होता है, लेकिन उसका समुदाय यानी किसी समुदाय विशेष ने के ऊपर कर्ज है या किसी परिवार के ऊपर कर्ज है तो वो उससे है तो व्यक्तिलक्षी, लेकिन उससे क्या है? संबंधित रहते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है। और आगे चलते हैं। विधिक और सामयिक अधिकार, ऐसे अधिकार जिन्हें कॉमन लॉ द्वारा मान्यता प्रदान की गई है विधिक अधिकार कहलाते हैं। इसके विपरीत वे अधिकार जिन्हें केवल चांसलरी कोर्ट द्वारा मान्यता दी गई है सामयिक अधिकार कहलाते हैं। ज्यादा कोई अंतर नहीं है, ठीक है, और सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। यद्यपि इंग्लैंड में सन 1873 में जुडिकेचर एक्ट पारित होने के बाद कॉमन लॉ कोर्ट व चांसलरी कोर्ट का अंतर समाप्त हो गया। अभी यहां पर बताया था जो विधिक अधिकार हैं वो कॉमन लॉ के जरिए से होते हैं और जो सामयिक अधिकार होते हैं वो चांसलरी कोर्ट के द्वारा से होते हैं। ठीक है, इसमें अंतर बता दिया था। लेकिन यहां पर यह बोला कि 1873 ईस्वी में ये जो कॉमन लॉ है और ये चांसलरी कोर्ट जो था, इन दोनों का जो अंतर था इनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर भी सामान्य विधि और सामयिक विधि का अलग अलग अस्तित्व आज भी बना हुआ है। हालांकि दोनों को जो पहले अलग थे 1873 में एक कर दिया गया कॉमन लॉ और चांसलरी कोर्ट को, लेकिन फिर भी आज इनमें अंतर बना हुआ है। दोनों में आज भी कुछ बातों में भिन्नता पाई जाती है। सामयिक अधिकारों की तुलना में विधिक अधिकार स्पष्ट होते हैं। आगे चलते हैं। मूर्त और अमूर्त अधिकार, भाई इस डेफिनेशन को, सॉरी डेफिनेशन नहीं है, इस वाली जो हेडिंग है इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यहां से आपके 70% चांस होते हैं 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आने का। वो पूछ लेगा आपसे मूर्त अधिकार किसे कहते हैं, वो पूछ लेगा अमूर्त अधिकार किसे कहते हैं, यह कहेगा मूर्त या अमूर्त अधिकार पर आप अपना वाक्य दीजिए या अपना वर्णन कीजिए या इसके बारे में आप क्या जानते, मतलब एग्जामिनर किसी भी प्रकार से दे सकता है। कहने का मतलब है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, हेडिंग है। ठीक है, जब अधिकार ऐसे व्यक्तियों के संबंध में होते हैं जो साकार होती है, जिनको देखा जा सकता है, तब अधिकार मूर्त अधिकार कहलाते हैं। जैसे मकान, स्कूटर, घड़ी संबंधी अधिकार। अमूर्त अधिकार ऐसी वस्तुओं के संबंध में होते हैं जिनका कोई रूप नहीं होता तथा जिनको देखा नहीं जा सकता लेकिन होते अधिकारी हैं। मतलब मूर्त अधिकार जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो अधिकार अमूर्त अधिकार होते हैं। एक अधिकार होते हैं अमूर्त अधिकार, होते तो अधिकारी हैं लेकिन हम उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, ना देख सकते, जैसे गुडविल, कॉपीराइट। ठीक है, इस प्रकार से संबंधी अधिकार। और यहां पर और मैं लिख लेना अन्य। मूर्त तथा अमूर्त अधिकारों के भेद का मूल आधार यह है कि क्या उनका संबंध साकार वस्तुओं से है या अदृश्य वस्तु से। अगर साकार वस्तु है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो मूर्त वस्तु है। ठीक है, अगर जिसे हम अदृश्य है, जिसे स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो है अमूर्त वस्तु। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, इस प्रकार से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। मैंने यहां पे लिख दिया है न्यू क्वेश्चन, लेकिन है वैध अधिकार में ही। अगर अलग से एग्जामिनर पूछे तो अलग से लिख देना, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लिखना ही होगा। अधिकार और कर्तव्य परस्पर सहवर्ती हैं। यहां पर बोला है जो अधिकार और जो कर्तव्य हैं एक जैसे ही हैं, लेकिन अभी मैंने बताया था एक माता जी का एग्जाम्पल, मम्मी का एग्जाम्पल देकर हमने बताया था, लेकिन एक बार और हम पुनः बता देते हैं। अधिकार और कर्तव्य
जैसे कोई मकान है, ठीक है, देखो मकान का ये एग्जांपल लूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार से एक विधि का एग्जांपल दूंगा प्यारा सा। जैसे ये ए है, ए का ये मकान है, ठीक है। अब भाई इस पे अधिकार तो ए का ही है, ठीक है। अब इसमें कोई अन्य व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ना आके रह सकता है, ना घूम सकता है, ना फिर सकता है, जब तक एक ही मर्जी नहीं होगी। ये तो है अधिकार ए का। लेकिन कर्तव्य क्या है, अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कोई अन्य व्यक्ति इसमें आकर रहना चाहता है कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए, या कोई आपदा आ जाए, तब उस समय इसका क्या है कर्तव्य, उस घर में उसे रखने का, ठीक है, ए का। तो अधिकार क्या है, उस पर अपना हक जताने का कि ये मेरा घर है, मेरी बिना मर्जी के कोई नहीं आएगा, ये मेरा अधिकार है, कानून मुझे देता है। और कर्तव्य क्या है कि भाई एक सामाजिक कर्तव्य होता है, नैतिकता होती है, मॉरलिटी होती है कि भाई अगर कोई इस परिस्थिति गलत है या कोई आपदा है या किसी व्यक्ति का कुछ समय के लिए बैठने का मन है, तो वो कर्तव्य है उसे आके बैठाए, चाय पानी पिलाए, नाश्ता खिलाए, तो ये कर्तव्य है। उसी प्रकार से विधि कहती है, तो ये अधिकार क्या है, विधि। और उस विधि को हम लागू करते हैं तो अधिकार है, लेकिन कुछ विधि ऐसी होती हैं हम उन्हें कठोरता से लागू नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या क्या बन जाती हैं, कर्तव्य में, ठीक है। लगता एक जैसा ही है लेकिन है क्या भिन्न भिन्न। आगे चलते हैं। अधिकार और कर्तव्य परस्पर सहवर्ती हैं। प्राय सभी विद्वानों का मत है कि प्रत्येक अधिकार के साथ एक सहवर्ती कर्तव्य जुड़ा रहता है। प्रोफेसर पैटर्न के अनुसार अधिकार और कर्तव्य का घनिष्ठ संबंध होता है। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के जन्मदाता है, मतलब एक दूसरे से वंचित नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, एक दूसरे के जन्मदाता हैं। दोनों का संबंध पिता और पुत्र के संबंध के समान होता है। अगर जब इसमें अलग अलग आप कुछ बताने जाओगे कि अधिकार किसे कहते हैं और कर्तव्य किसे कहते हैं, तो आप जब बताओगे ना इसमें बहुत ही बारीकी से, ठीक है, लेकिन जब बताते बताते आपको क्या लगेगा, अरे नहीं मैं तो कर्तव्य को बताने चला गया। और जब आप कर्तव्य को बताने लगोगे तो आपको लगेगा अरे यार मैं तो अधिकारों को बताने लगा। लेकिन है क्या अलग अलग है, लेकिन दोनों एक जैसे लगते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको अधिकार बताने लगूंगा तो आपको लगेगा अरे सर आप तो कर्तव्य बता रहे हो, और जब मैं आपको कर्तव्य समझाने लगूंगा तो आपको लगेगा कि सर अधिकार बता रहे हो। तो पिता पुत्र का सा संबंध है, भाई भाई का सा संबंध है, ठीक है। पैटर्न के शब्दों में अधिकार के बिना कर्तव्य तथा कर्तव्य के बिना अधिकार का रहना असंभव है। ऑस्टीन के अनुसार कर्तव्य को दो भागों में बांटा जा सकता है, सापेक्ष कर्तव्य, रिलेटिव ड्यूटी। ऐसे कर्तव्य जिसके साथ कोई सहवर्ती अधिकार अवश्य रहता है सापेक्ष कर्तव्य कहलाते हैं। निरपेक्ष कर्तव्य, ऐसे कर्तव्य जिनके साथ किसी प्रकार का सहवर्ती अधिकार नहीं होता है पूर्ण कर्तव्य कहलाते हैं, ठीक है। तो ये थे इनके अंतर। और हालांकि इनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही सिंपल साधारण लैंग्वेज में है, और इसमें कुछ समझाने या एक्सप्लेन करने वाली कोई चीज है नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। उम्मीद करता हूं छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आता बहुत बड़े नंबर में है, 20 नंबर में भी आता है, 10 नंबर में भी आता है, 4 या 5 नंबर में भी आता है, और यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखना। आपने इस क्वेश्चन को देखा है अच्छे से, उसके लिए धन्यवाद। आपने वीडियो को अच्छे से देखा उसके लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो आपकी जल्दी आएगी। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।